बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 16 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। और इस लेक्चर नंबर 16 में हम इंशाल्लाह ताला आज अपने चैप्टर नंबर 5 के इख्तिताम को पहुंचेंगे। कल की क्लास में हमने काफ़ी हद तक चैप्टर नंबर 5 जो है वो इसको आगे बढ़ाया था और कुछ होमवर्क के लिए सवाल दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि कैमरे के उस पार वालों ने भी भरपूर तरीके से होमवर्क कर लिया होगा। और अगर आपने होमवर्क नहीं किया है और आप ये लेक्चर देखने बैठ गए हैं तो अभी इस लेक्चर को रोक दें, ठीक है? रोको ना भाई, जाके होमवर्क करो, ठीक है? होमवर्क करो पहले जाके। हाँ, तुम जिसने होमवर्क नहीं किया इसी से मुखातिब हूँ, ठीक है? होमवर्क करो जाके और फिर प्ले करना, ठीक है? चलो जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। और होमवर्क को डिस्कस करने से पहले एक बंदा तिलावत कर दे। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। व्हाट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अच्छा, ये कोई सवाल नहीं है, ये बेसिकली एग्जांपल है। आई के अपने कॉन्सेप्ट दिया और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी हुई थी, तो जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के ना डाल दिया। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है। नंबर 2, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ के तो लग रहा है कि हमारा कोई चैप्टर नंबर 1 का सवाल है कि लायबिलिटी क्या होती है, कि अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है? और अगर कोई पार्टली पेड शेयर है तो उसकी भी अमाउंट्स को पे करनी पड़ेगी। और इन केस ऑफ कंपनी लिमिट बाय गारंटीड अमाउंट पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये तो चैप्टर नंबर 1 से आंसर हो गया। लेकिन देखते सवाल क्या है। कहता है जनाब, ABC लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी हैज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 8 मिलियन डिवाइडेड इनटू 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। तो यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये हो गई। ओके, ये कैसे आया सर? ये कैसे आया बेटा? 8 मिलियन डिवाइड बाय 8 लाख रुपए। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है? फिर 80 डिवाइड बाय 8 कितना बनता है? 10, ठीक है? आगे, द इशूड शेयर कैपिटल इज 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इशूड शेयर कैपिटल? बिल्कुल, ऑथराइज क्या होता है? मैक्सिमम, और इशूड या पेड अप क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच हैव बीन अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स। ऑल ऑफ दीज 4 लाख शेयर्स आर फुली पेड। यानी कि वो खुद बता रहा है कि सर कोई पार्टली पेड शेयर नहीं है, सारे के सारे शेयर्स क्या हैं? फुली पेड शेयर है। तो बोल रहे ज़रा मुझे बताओ कि नॉमिनल वैल्यू क्या है? एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 रुपये, ठीक है जी। पार्ट ए का आंसर हमारा मुकम्मल। ओके, पार्ट बी ये हमारा हो गया डन। 1984 की कंपनीज ऑर्डिनेंस में। बस वो ऐसे ही मस्ती करते हैं, उनका दिल चाहता है कि हम बच्चों से ना कुछ मस्ती करें। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। क्या लायबिलिटी होगी शेयर होल्डर्स की? अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। लेकिन अगर कोई पार्टली पेड शेयर है तो क्या मैं पार्टली पेड शेयर को यहाँ डिस्कस करूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि लिख नहीं कर सकते ना, क्योंकि लिख के बोला कि सारे के सारे शेयर्स क्या हैं? पार्टली पेड। तो मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होगी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप? इज 0 इन दिस स्पेसिफिक केस। इन दिस स्पेसिफिक केस इट इज़ 0, ठीक है? डन हो गया। चलो जी, ये भी डन और ये भी डन। इसका आंसर भी इसका देख लेते हैं ड्राफ्टिंग किस तरह हुई है। आज मैं आप लोगों के लिए ना सारे आंसर यहाँ पे लगा के लाया हूँ ताकि हम लोग ना, आज हमारे पास एक अच्छा टाइम है तो हम एग्जामिनर के साथ पढ़ेंगे जहाँ जहाँ अवेलेबल है। हाँ इंशाल्लाह। देन क्या? हाँ ना, ऑफ ही है ना इंशाल्लाह। द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर इज 10 रुपये। द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर for the unpaid debt of the company in the event of winding up of the company's liquidation is 0 as all the nominal value is fully paid। चलो जी, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द ऑर्डनरी शेयर्स इन द कंपनी आर डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। यानी कि टोटल कैपिटल कितना होगा इसका? 5 मिलियन। ऐसा ही है ना? देख लो भाई, पक्का? ठीक है, चलो। कैन इट हैव मोर देन 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स? बिल्कुल। तो हम यस बोल के आगे बढ़े हैं। ट्रू फॉल्स खेल रहा है मेरे से, हैं? तो यस, इट कैन हैव मोर देन 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बट ईच क्लास शैल बी मेंशन्ड इन आइदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये होगा इसका प्रोफेशनल जवाब, तमीज़दार जवाब, तरीके वाला जवाब, ठीक है? 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, यस इट कैन हैव मोर देन 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बट इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड इन आइदर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमें लिखना पड़ेगा कि हम
इंटेंड करते हैं, हमारी इंटेंशन है मोर देन 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने के लिए। ओके, कैन इट हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर्स? बिल्कुल। अगर हमारी क्लास ए है, क्लास ए के अलग वोटिंग राइट्स, क्लास बी के अलग वोटिंग राइट्स, क्लास सी के अलग डिविडेंड वोटिंग राइट्स, राइट टू रिसीव जो है वो मिनट्स बोल रहा हूँ, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग वगैरह हम अलग अलग क्लास के वेरी कर सकते हैं। लेकिन याद रखो कि जो एक क्लास होगी ना, ठीक है, वो पूरी क्लास पे एप्लीकेबल होगा वो रूल। ये नहीं, हाँ ये नहीं कि अगर जी ठीक है रॉन्ग नंबर, अच्छा ये नहीं कि एक क्लास के ऊपर जो है वो लेट से हमने आधे डिविडेंड राइट रखे हुए हैं, लेकिन उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर में एक बंदा ऐसा है जिसको हमने पूरे डिविडेंड राइट दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। इसकी मिसाल आसान तरीके से समझने के लिए तो मैं समझा दूँ तो मैं इंशाल्लाह याद रहेगी। IAS 16 पढ़ा किसी ने? क्या है IAS 16? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एक चीज़ पढ़ी होगी, ऑडिट में आके इसको मजीद देखोगे कि इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स नीड्स टू बी रिवैल्यूड। कभी ना वो तुमसे ऑडिट को दे रहा है, तुम लोगों से दे रहा है, वो ना कभी कभी सवाल में बोलेगा कि क्लाइंट ने जो है ना वो रिवैल्यूएशन कैरी करवाई है और जो है ना वो पूरी रिवैल्यूएशन नहीं करवाई, लेकिन जो है ना कुछ एसेट्स जो है ना वो छोड़ दिए, तो आप क्या कहोगे? मतलब वो बोलेगा कि जिसकी फेयर वैल्यू लग रहा था उसको ऊपर जाएगी, उसको रिवैल्यू करा दिया, और जिन एसेट्स पर खतरा था कि फेयर वैल्यू नीचे आने वाली है उसको छोड़ दिया। तो आप जवाब में क्या लिखोगे कि इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स नीड टू बी रिवैल्यूड। या तो पूरी क्लास रिवैल्यू होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, या तो पूरी क्लास को सेम राइट मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डन है। इसका आंसर हम देख सकते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हैव डिफरेंट काइंड्स, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल ठीक है, ऑफ शेयर कैपिटल एंड वेरियस क्लासेस अंडर ईच काइंड, यानी कि इसकी काइंड भी होती हैं और क्लासेस भी होती हैं। ओके, इफ़ अ कंपनी हैज़ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, अगर मेरी कंपनी के पास डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं तो ईच क्लास ऑफ शेयर्स के पास डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। हाउएवर एक सेम क्लास के अंदर शेयर्स की नॉमिनल अमाउंट जो है वो डिफरेंट नहीं होती, इनके वोटिंग राइट डिफरेंट नहीं हो सकते, क्लास वाइज जो है सबको एक तरह के हुकूक मिला करेंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्लास के अलावा नहीं, नॉमिनल वैल्यू नहीं डिफरेंट हो सकती, नॉमिनल तो वही रहेगी ना। अब इशू प्राइस डिफरेंट हो सकती है, इशू प्राइस डिफरेंट हो सकती है। ओके, पैराडाइज लिमिटेड, ऑटम 2010 में मैं कहाँ था? नहीं, क्रिकेट तो शायद नहीं खेला था, 16 और 6 साल पीछे तो मैं शायद 4 क्लास में था, नहीं 5 क्लास में था मैं शायद, ठीक है। तुम लोग तो शायद कितने केजीस में हो गए उस वक्त? 4 की पैदाइश है ना, 6 साल के हो गए, यानी कि केजीस प्ले ग्रुप, मट्टी खाते हो गए उस वक्त। चलो, पैराडाइज लिमिटेड अपॉन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि इसने क्या कर दिया? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी है, लेकिन मैंने कर दी है गलती। क्या गलती करी बताओ? रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। तो ये आदत जब क्लास में डलेगी तो फिर एग्जाम में भी आएगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। द कंडीशन विच अग्रीड शेयर होल्डर टू कंप्लाई विद टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन द कोड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द अबव रेजोल्यूशन। 10% लोग 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जा सकते हैं सबके बिहाफ पे। वही वाली बात पूछेगा, मैंने बताया था ना कि 2 फेवरेट एरियाज, एक तो ऑल्ट्रेशन इसका बहुत फेवरेट एरिया है, और दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, ऑल्ट्रेशन के अलावा फेवरेट एरिया दूसरा कौन सा था इसका? और एक ये चैलेंज वाला, राइट टू चैलेंज द वेरिएशन। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, पैराडाइज लिमिट अपॉन पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन 20 अगस्त 2010। तो पैराडाइज लिमिट ने क्या करी है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी है, और ये पास भी जनाब करी है 20 अगस्त 2010 को। मेड अमेंडमेंट्स इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अफेक्टिंग सब्सटेंशियल राइट्स एसोसिएटेड विद क्लास बी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इन्होंने राइट वेरी कर दिए किसके? क्लास बी शेयर होल्डर्स के। फ्यू अग्रीव्ड शेयर होल्डर्स, अब ये फ्यू कितने उन्होंने बताया नहीं है, फ्यू कितने हैं नहीं बताया। Few aggrieved shareholders having objection on the special resolution intend to file an application in the court for the cancellation of above resolution. In the light of Companies Act 2017 ज़रा मुझे बता दो कि कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी चैलेंज करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि अग्रीव्ड शेयर होल्डर जा सकते हैं कोर्ट। तीन बातें, 10% लोग कोर्ट जा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास होने के, कि हमारे साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ, ना गलत काम हुए। ठीक है, ये कंपनी जैसे दिखती है वैसे नहीं है, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है ना वो गलत तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी है। और इन्होंने अगर फिर क्या कोर्ट देखेगा? कोर्ट ये देखेगा कि वाकई गलत हरकत हुई है या नहीं हुई है। क्या देखेगा कोर्ट? देखेगा 2 चीज़ें,
नहीं, ऐसा था। कोड देखेगा दो चीज़ें, दोबारा लास्ट चांस, कि मटेरियल फैक्ट्स विदहेल्ड किए थे कंपनी ने या नहीं किए थे, कि अगर वो उन 3/4 वालों को पता होता तो वो कभी इसको अप्रूव ना करते, ठीक है, या फिर रेजोल्यूशन इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अगर ये साबित हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस दे देगा कि रेजोल्यूशन नामंजूर, ठीक है जी। और मैटर कौन से कंसिडर करेगा कोर्ट, ये भी हमने बातों में कर दिया हमने डिस्कस। चलो जी, क्या हम इसका सोल्यूशन पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि अग्रीव्ड शेयर होल्डर मस्ट हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द अफेक्टेड क्लास बी के टोटल शेयर कैपिटल की। अच्छा, ये जो 10% है ना, ये 10% टोटल शेयर कैपिटल का नहीं है, ये क्लास बी के शेयर से ही लगेगा। ज़ाहिर सी बात है ना, अगर हम कह रहे हैं कि लेट से 3/4 अप्रूव करें तो 3/4 के सारी क्लास की कोई पार्टी चल रही है, सब पार्टिसिपेशन दो, हाँ भाई तुम बताओ क्या इनके हुकूक वेरी करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा ही नहीं, जिनके हो रहे हैं वो 3/4। तो यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी क्लास बी शेयर होल्डर्स की, वो भी 10% ऑफ क्लास बी शेयर होल्डर्स वाले बंदे जाएंगे, ठीक है। अग्रीव्ड शेयर होल्डर मस्ट अप्लाई टू कोर्ट विदिन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। क्या ये बात हमने डिस्कस करी? बिल्कुल करी। क्या इसकी ड्राफ्टिंग में कोई मसला नजर आ रहा है? मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। इजी गेम है, याद करना जरूरी है और बस फिर अपनी वर्डिंग में जो है ना लिख दो। कोर्ट क्या करेगा, कंसीडर करेगा वेदर। अच्छा, अब ये जो सोल्यूशन नंबर 3 है ना, जब इसका आखिरी दिखाऊंगा ना सोल्यूशन, शायद केस स्टडी का या इसका, बड़ी मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, फुल ऐसी यो अंग्रेजी लिखी हुई, समझ में नहीं आएगी, लेकिन बात एक ही करी हुई है, मार्क्स दोनों को मिलेंगे, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। जैसे इसने ए और बी अलग अलग पूछे तो मैंने ए अलग बताया और बी अलग बताया तमीज़ से। कोर्ट देखेगा कि क्या कोई मटेरियल फैक्ट्स विदहेल्ड किए थे। अब जो मेन बात है ना इसकी, वो हमने चेंज नहीं करनी। मटेरियल फैक्ट्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये वाली बातें लिख दो। बाकी आगे पीछे वो देखिए बदोबदी, ठीक है, आगे पीछे जो है ना वो तुम कर दो उसके बदोबदी। नहीं देखिए यार, ये सारे बच्चे कोई मीम्स ही देखता यार, तुम लोगों से सारे पढ़ाई करते हो, होमवर्क तुमने किया नहीं, तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। लेकिन कैमरे के उस पार वालों को मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा। तो उसके आगे पीछे बात करने का मकसद ये है कि तुम लोग जो है ना वो अपनी वर्डिंग में आसान ज़बान में उसको समझाने के लिए लिख दो कि जो है 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट देखेगा कि मटेरियल फैक्ट्स जो है वो विदहेल्ड किए थे। अगर कम शेयर होल्डर्स को पता होता तो वो कभी भी रेजोल्यूशन पास नहीं होने देते, और जो वो है रेजोल्यूशन इज अदरवाइज प्रीजुडिशियल टू दी इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। समझ आ रही बात? अच्छा, इफ मेंबर्स हैड बीन इन नॉलेज ऑफ दोज फैक्ट दे वुड हैव नॉट पास द रेजोल्यूशन। यही बात करिए आसान अंग्रेजी में। वेरिएशन इज राइट्स इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। अच्छा, ये हार्मफुल की जगह ना मैं रिकमेंड करूँगा प्री जुडिशियल लिख दो, ठीक है, ये अच्छा अल्फाज नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिसके साथ मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इजी गेम है, वेरी वेरी इजी। ओके, 3 सवाल हो गए, नाइस। चलो जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। समर 2018 में तुम लोग कहाँ थे? ठीक है, मैं तो इंटर में था। स्कूल में थे? अच्छा हाँ, स्कूल में हो गए। मैंने 2018 के वही अप्रैल मई में इंटर के एग्ज़ाम्स दिए, और जून 18 नहीं, समर 2018 का सवाल है। समर कैसे हो सकता है? ये होगा सितंबर 18 या मार्च 18 होगा। अच्छा हाँ, समर होता था, सॉरी, मार्च 18 का सवाल होगा। मैं इंटर में था, सेकेंड ईयर में। तुम कहाँ थे भाई? हाँ, 8 क्लास में थे। तुम कहाँ थे? मैट्रिक में हो गए? अच्छा चलो, मैं बुजुर्ग वाली फीलिंग आ रही है अब। चलो जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। द डायरेक्टर्स ऑफ पायनियर शिपिंग लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू इशू क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर्स। डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं और हम इशू करेंगे क्लास बी के शेयर्स। लेकिन उससे पहले पढ़ लो रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन द लाइट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल वेरिएशन एंड राइट्स प्रिविलेजेस रूल 2000 एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ क्लास बी शेयर। कह रहे डायरेक्टर की इच्छा है कि क्लास बी के शेयर्स इशू किए जाएं। अब बताओ कि क्या डायरेक्टर्स का कंसर्न वैलिड है, क्या वो नए शेयर्स इशू कर सकता है या नहीं कर सकता? क्लास बी के शेयर्स इशू कर सकता है, नहीं कर सकता? क्लास बी से पूछ के क्लास बी के शेयर इशू करेगा। आर यू इवन अवेक? और इफ यू आर नॉट अवेक यू कैन ईट 1 अमरूद कैंडी एंड गेट बैक टू योर लाइफ। ओके, ठीक है भाई, सही क्लासरूम में है आप, सही क्लासरूम है। चलो जी जी, अच्छा 2 दिन से ऑनलाइन ले रहे थे। चलो चलो, कोई मसला नहीं है। चलो जी, मुझे बताओ। अच्छा, आगे हम सवाल पढ़ लेते हैं।
विच वुड हैव डिफरेंट राइट्स एंड वुड बी इशू टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। कह रहे हैं ये कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को जो है ना वो शेयर इशू करने जा रहा है और ये सोच रहा है कि मैं क्लास बी के शेयर्स अब इशू करूँ। द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल विल बी क्लासिफाइड एज क्लास ए शेयर्स। ओके, कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल है वो सारा क्लास ए का है। तो मुझे ज़रा बताओ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत क्या ये डायरेक्टर जो है क्लास बी के शेयर्स इशू कर सकता है या नहीं? लिखो, लिख के बताओ। तुम लोगों के पास है 2 मिनट, सिर्फ पार्ट ए का आंसर ड्राफ्ट कर दो कि क्या डायरेक्टर क्लास बी के शेयर्स इशू कर सकता है या नहीं कर सकता। फिलहाल सिर्फ इन लोगों के पास क्लास ए के शेयर्स हैं। चलो जी, अली नूर ज़रा ज़ोर से बताओ अपना आंसर। मैं चाहता हूँ कि कैमरे के उस पार वाले जो घर पे बैठ के अपने नरम बिस्तरों पे लेक्चर ले रहे हैं वो तुम्हारी आवाज़ सुने और सीखें कि क्या डायरेक्टर ने सही कहा है या नहीं। एज लॉन्ग एज द नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ सही है। है मतलब तुमने बात सही करी है लेकिन ना 2 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया। बात सही है, दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कर दिया है, मिला दिया है, बिल्कुल ना गिच पिच कर दिया है, क्लैश कर दिया है। तमीज़ से आंसर रखना है। यही ना कि सिनेरियो तुमने पिक किया लेकिन तुमने बोला कि हाँ मुझे आता है, तुम्हें आता भी है, लेकिन तुमने उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया। अली नूर से पीछे वाला भाई जोहेब भाई, तुम बताओ। बेहतरीन, गुड, तुमने भी ये बात कही। योर आंसर इज ऑल्सो द सेम बट डिफरेंट, मिला दिया। आप में से किसी ने लिखा? नहीं लिखा। चलो तुम्हारी तो पहली क्लास है। नहीं, बिल्कुल तुम्हें बस ये देखना है कि सवाल साइलेंट है रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ मेमोरेंडम, सॉरी रिगार्डिंग दी फैक्ट के बाद मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो डायरेक्टर्स इशू नहीं कर सकते अनलेस के ये मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में मेंशन कर दें कि हम वी इंटेंड टू इशू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। जब मैं ये वाली चीज़ पढ़ा रहा था ना तो मैंने इस पर बड़ा एम्फेसाइज किया था। ये वाली काम ही आपका अल्लाह भला करे, शायद यहाँ पे ये देख रहे हो, ये चीज़ जो मैंने उल्टे टिक लगाए थे, यहाँ मैंने एम्फेसाइज किया था बार बार कि ये चीज़ केस स्टडी में आएगी और ये मैंने उस वक्त बताया भी था कि ये हम डिस्कस करेंगे सवाल। तो उसमें मैं बताऊंगा कि देखो आप इशू करो, मना नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अप्रूव होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप नहीं इशू कर सकते, ठीक है। और अगर फिर भी आपको थोड़ी सी मस्ती बढ़ रही है ज़िंदगी में कि नहीं मुझे इशू करना ही करना है, तो फिर आप क्या करो, पहले ऑल्टर करो, ठीक है जी। चलो जी, डायरेक्टर्स कैन इशू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स ओनली इफ। अच्छा देखो, अब आंसर प्रेजेंट करने का भी अलग तरीका। जोहेब ने क्या बोला कि डायरेक्टर कैन नॉट इशू क्लास बी शेयर्स अनलेस दे गेट अप्रूवल, और अनलेस की जो है ना उनका मेमोरेंडम ऑफ या आर्टिकल जो है वो लिखता हो। ये भी एक तरीका सही है। आई कैप वाला आंसर, डायरेक्टर कैन इशू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर ओनली इफ दे आर रजिस्टर्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड देन डायरेक्टर रेजोल्यूशन इज इनवैलिड एंड दे विल हैव टू ऑल्टर द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब तुम लोगों के जो है ना वो जवाब को लग जा रहा है 4 चांद। 4 चांद कब लगते? अगर सिर्फ ये वाली बात मेंशन कर देते ना कि इनको ऑल्टर करना पड़ेगा मेमोरेंडम, तो तुम कह रहे हो कि ऑल्टर करना पड़ेगा, लेकिन मेमोरेंडम के अंदर कौन सा क्लॉज ऑल्टर करना पड़ेगा उसको बता दो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज जो है ना ऑल्टर करना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर इज्जत दे दोगे ना सवाल को, थोड़ा सा बेहतर लिख लोगे तो काम आसान हो जाएगा। देखो इसलिए कहता हूँ होमवर्क करके आया करो। हो रहा है ना गिल्ट फील, ये मैं करा रहा हूँ जानबूझ के गिल्ट फील कि देखो क्लास में जो है ना वो इस तरह की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती हैं। जब होमवर्क करके आओगे, तुमने किया था? नहीं किया था, देखो, लेकिन उसको कंपेयर नहीं करो। ये वो बच्चे तो कहते हैं हमने कसम से कुछ भी नहीं पढ़ा, भरोसा रख जानी बहुत बुरी तैयारी है, ठीक है, लेकिन टॉप करते हैं। तो तुम उसको अपने आप से कंपेयर नहीं किया, तुम मुझसे कंपेयर कर लो, वी आर सेम, ठीक है, सेम, ठीक है। तो हमें घर से मेहनत करनी है, तुम्हें भी करनी है भाई, एक्सेप्शन नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ पीछे ही देखो, तुम्हें भी बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हें भी करनी है भाई। ये तो तुम होशियार बन के आए हो ना ऐसे। मैंने देखो होमवर्क नहीं किया और जो है मैं क्लास में पहली बार देख रहा हूँ जवाब फुट, ठीक है। चलो जी, सवाल नंबर 2 नहीं 4 का बी। द नेचर ऑफ वेरिएशन इन दी राइट्स ऑफ एंड प्रिविलेज दैट मे बी अटैच टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। कह रहे नेचर ऑफ वेरिएशन बताओ और प्रिविलेजेस बताओ जो कि डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ अटैच होती हैं। पहले एक बच्चे ने ग्रुप में सवाल किया कि सर
आपने जो है ना वो हाँ किया था, वो अनरजिस्टर्ड वाले में किया था, गलती से उसने वहाँ कर दिया था। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर आपने जो है ना वो नेचर ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पॉसिबल वेरिएशन कि किस किस तरह की हो सकती हैं। अब वो जो है ना वो कोई जीनियस भाई किताब लेके बैठे हुए थे ICAP की कि ज़रा मैं ट्रेस तो करूँ। मैं कहा था ना कि कंप्लीटनेस इंश्योर कर लिया करो, तो वो कंप्लीटनेस इंश्योर तो कर ली उसने कि कंप्लीट तो है, लेकिन उसने बोला सर एक्स्ट्रा कंप्लीट है। ये जो पॉसिबल वेरिएशन है ना, ये ICAP की किताब में नहीं है लेकिन आपकी बुक में है। वाई? अब इसको याद नहीं करें। तो कुछ होते हैं जो मतलब कि चाहते हैं कि बस जो ICAP में लिखा है भाई वही पढ़ें, और जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना तो हम किसी तरह से हमें इजाज़त मिल जाए कि हम ना स्किप कर लें, हम पढ़ना नहीं पड़े, याद नहीं करनी पड़े। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि देखो नेचर ऑफ वेरिएशन किस किस तरह के राइट्स वेरी हो सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस में, कि इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड और राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये सब कुछ वेरी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये सवाल है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, ये ICAP की किताब में डला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी डली हुई है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जो जवाब है ये किताब के अंदर कहीं मेंशन नहीं है। तो मैंने क्या करा, चैप्टर नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया कि पॉसिबल वेरिएशन कौन कौन सी होती हैं। डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, डिफरेंट राइट्स ऑफ इंटाइटलमेंट फॉर डिविडेंड और डिफरेंट राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स वगैरह हो सकता है। एंड दीज राइट्स मे बी फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, क्या हम इसका सोल्यूशन सेफली देख सकते हैं? सवाल नंबर 4 का पार्ट 2, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट मे बी ऑफ द फॉलोइंग नेचर, डिफरेंट वोटिंग राइट्स, जैसा कि वोटिंग राइट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू पेड अप वैल्यू और नो वोटिंग राइट्स एट ऑल, डिफरेंट राइट फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, डिफरेंट राइट टू रिसीव नोटिस एंड जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड अटेंड सच मीटिंग्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, याद नहीं करोगे तो ऐसे रट्टे वाला सवाल आएगा तो क्या कर दोगे, इजी मार्क्स अपने ज़िंदगी से खो बैठोगे। दोबारा आ गया वही शाकार जो ICAP को बहुत पसंद है कि इसमें 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं। रात को सो रहे होगे ना फिर भी दोबारा ख्वाब में आएगा 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं, इतना पूछता है। ओके, समर 2018 पे थे हम ना। अहमद एंड फराज एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, होल्डिंग 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग रिस्पेक्टिवली, यानी कि अहमद भाई के पास 9 और फराज भाई के पास 10। ठीक है, डू नॉट एग्री विद द इशुएंस ऑफ क्लास B शेयर्स, इन्होंने बोला कि हमें ये करारदाद नामंजूर है, एज इन देयर ओपिनियन दिस वुड एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट, ये समझते हैं। दो, अब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि मेजॉरिटी किस तरह की होती है, सिंपल मेजॉरिटी भी होती है, 3/4 भी होती है, मेजॉरिटी लिखा हुआ है ना। मेजॉरिटी का मतलब उर्दू में क्या होता है, मोर देन 50% अक्सरियत। तो अब ये 50% तो मेजॉरिटी हो गई, क्या ये 3/4 है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बताया हुआ नहीं है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस ऑन द एक्शन विच अहमद एंड फराज शुड टेक, 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं, ये तो जनरल है। तो अहमद एंड फराज में अपील टू द कोर्ट सिंस दे मीट द रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया विच इज ग्रेटर देन 10% इन द गिवन सिनेरियो, दे कैन अपील टू कोर्ट विद इन 30 days to get the resolution cancelled. Court will consider if material facts were withheld by the company, if they had known to the shareholders, it would not have given their consent to pass the resolution. अब देखो मेरी अंग्रेजी चेंज हो गई है, हर बार बताते हुए ना कोई अंग्रेजी की नए अल्फाज आते हैं, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि तुमने ना यही अंग्रेजी लिखनी है, अंग्रेजी चेंज करते हो, बस ये जो मोटी मोटी बात है ये याद रख लो। ठीक है, और नंबर 2 क्या है, द रेजोल्यूशन इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर दी मेंबर्स देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसने सिर्फ रिक्वायरमेंट में पूछा है कि अहमद एंड फराज को क्या एक्शन लेना चाहिए, और सवाल के मार्क्स मेरे पास ना गिवन नहीं है यहाँ पे। चलो जी, अहमद एंड फराज रिप्रेजेंट अफेक्टेड क्लास एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग वाले, देयरफॉर दे कैन गेट द रेजोल्यूशन कैंसिल्ड इफ दे अप्लाई टू कोर्ट विद इन 30 days प्रोवाइडेड दैट सम मटीरियल फैक्ट्स एंड वेरिएशन क्या है, हार्मफुल, यानी कि प्रीजुडिशियल। ओके, एग्जामिन को पढ़ ही लेते हैं लगे हाथों। द परफॉर्मेंस रिमेन एवरेज, अच्छा एवरेज परफॉर्मेंस थी, क्यों भाई, रट्टे वाला सवाल था, 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं फिर भी एवरेज क्यों? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स न्यू दैट डायरेक्टर रेजोल्यूशन वुड ओनली बी वैलिड इफ द वेरिएशन इन राइट इज स्पेसिफिकली अलाउड अंडर आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम वर एबल इन दिस रिगार्ड वर टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। द मोस्ट कॉमन ओमिशन was the different types of variation that may have different voting rights was missed। यानी कि वो कह रहा है कि एक मोस्ट कॉमन ओमिशन थी, बच्चों ने ये लिखने भूल गए कि जो वेरिएशन होती है वो वोटिंग राइट्स की बेसिस पे भी होती है, डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स भी मैं
दे सकता हूँ, ये वाली बात बच्चे क्या कर गए, खा गए। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर ना एक जनरल कमेंट में एक बात और भी लिखी हुई है कि डायरेक्टर की रेजोल्यूशन जो है ना जब वैलिड होगी जब ये आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में अलाउ होगा। वो वाली तुम लोगों वाली बात जो पार्ट ए का आंसर है कि कब अलाउ होगा, कि जब आपने मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा। किसी ने या तो कर दिया होगा कि हाँ कर सकते हैं, या तो किसी बच्चे ने कह दिया होगा कि नहीं नहीं कर सकते, लेकिन इस हाँ या ना की बैकिंग नहीं थी उनके पास। तो हाँ या ना की बैकिंग क्या थी कि कर सकते हो, इशू मना नहीं है, बस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। ये चीज़ जो है ना वो बच्चे खा गए थे। अच्छा जी, बी कौन सा था, 10% लोग 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं। द परफॉर्मेंस वॉज सेटिस्फैक्ट्री, हाँ सही, रट्टे वाला सवाल था, सेटिस्फैक्ट्री थी। सम स्टूडेंट यूज SECP इंस्टीट्यूट ऑफ द कोर्ट। सबसे बड़ा मसला अथॉरिटी से क्लियर नहीं है कि किसको अपील करनी है। इनको लगता है कि भाई बस रजिस्ट्रार से कोई मसला हो गया तो क्या कहाँ चले जाएंगे, रिवर्स चले जाएंगे। लेकिन देखना है ना कि किस वजह से जाना है। यहाँ रजिस्ट्रार से मसला हुआ है, कंपनी से मसला हुआ है। कंपनी से मसला हुआ है तो यूजुअली जो है ना वो बंदा कोर्ट के पास ही आता है, रजिस्ट्रार के पास नहीं आता। मतलब एक वो बता रहा हूँ याद करने का तरीका, कंपनी से मसला हो गया, शेयर होल्डर्स का मसला हो गया, तो वो कभी रजिस्ट्रार के पास नहीं आएंगे या SECP के पास नहीं आएंगे। हाँ, मेंबर्स का कोई मसला वसला हो गया किससे, रजिस्ट्रार से, तो वो कहाँ जाएंगे, हायर अथॉरिटी कौन सी होंगी फिर, SECP। चलो जी, फर्दर मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द व्यू दैट पिटीशन इन दिस रिगार्ड हैड टू बी फाइल्ड विद SECP इंस्टीट्यूट ऑफ द कोर्ट। माशाल्लाह अथॉरिटीज को ही मिक्स कर दिया। सवाल नंबर 5, लेकिन हम करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज करने के बाद, ठीक है जी। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, हाँ जी, अच्छा अभी दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टडी किया, इंट्रोडक्शन टू द कंपनी टाइप्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी किस किस तरह की होती है, लिमिट बाय शेयर्स होती है, लिमिट बाय गारंटी होती है, NP होती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है, फॉरेन कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती है, SMC होती है, अदर देन SMC होती है, किस में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सारी बातें हमने करी कंपनी के चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अच्छा यार एक चीज़ मुझे याद आई अभी, आजकल अभी बस पढ़ाते ना मुझे अचानक से याद आ गया कि आजकल ना हीट स्ट्रोक बहुत चल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो लोग एटलीस्ट कराची या हैदराबाद में रहते हैं कि वो अवॉइड करें दोपहर के 12 बजे के बाद जो है वो घर से निकलना, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे के बाद तो ऐसी नमी हो जाती है और ऐसी धूप होती है कि वो बिल्कुल ना अफेक्ट कर रही है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरी एक दूर के जानने वाले थे हमारे, उन खातून का इंतकाल हुआ हीट स्ट्रोक से। तो हीट स्ट्रोक जब लग जाता है ना, ये आज से 4-6 साल पहले आया था गालिबन, ठीक है। इस तरह से मैं मैट्रिक इंटर में था तो 17-18 की बात है, बहुत बुरा आया था कि लोग जो है ना वो अपने ऊपर ठंडे पानी की जो तौलिए हैं वो डाल के जा रहे थे और इस तरह से ट्रैवल कर रहे थे। बहुत कराची में ना 44-45-46 हीट स्ट्रोक चला था। तो ये दोबारा आ गया, तो बस एहतियात करो कि अगर कैंपस आ गए हो तो 12 बजे के बाद दोपहर में अननेसेसरी नहीं निकलो। खाना घर से लेकर आओ, यहीं खाओ, या क्लास अगर ख़त्म हो रही है तो फ़ौरन घर जाओ, ठीक है। कार यूज़ करो तो अलग बात है, अगर बाइक यूज़ करो यूजुअली तो बस फिर एहतियात करो गर्मी में ना निकलो, या अगर बहुत मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो कोई ठंडा तौलिया करके ना सर पे लपेट के चले जाओ। कल भी एक केस आया है और पॉसिबली वो शायद हीट स्ट्रोक का हो, लेकिन बताया हार्ट फेलियर है। एक ट्रेनिंग था GT का, ठीक है। वो फम से नहीं, घर से क्लाइंट जा रहा था, तबीयत रस्ते में ख़राब हुई और वोमिट्स आई, घर गया, घर वाले हॉस्पिटल लेके जाने लगे, ऑन दी स्पॉट रास्ते में डेथ हो गई। हाँ बिल्कुल। तो पॉसिबल रीज़न तो ये लगता है कि पूछा मैंने कि किस तरह से हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि हार्ट फेलियर की वजह से हुआ है, लेकिन पॉसिबल रीज़न कुड बी द हीट स्ट्रोक। तो अपने लिए जो है ना वो एहतियात करो, और 2 मिनट लेके ना बस, तहा नाम था उस लड़के का, तो बस उसके लिए जो है ना वो 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के ना उसके लिए बख्शिश कर दो। चलो जी, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल लॉस इन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बात ये चली थी कि चैप्टर नंबर 2 हमने स्टडी किया, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ाई की थी, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ जब हम मेमोरेंडम के क्लॉसेज डिस्कस कर रहे थे तो हमने नेम क्लॉज डिस्कस किया,
चैप्टर नंबर 2 में नेम क्लॉज की तकरीबन सारी बातें हमने, तकरीबन क्या सारी बातें बल्कि कवर कर ली हैं कि नेम चेंज कैसे होता है, रिजर्वेशन ऑफ द नेम किस तरह से होती है, सारी चीज़ें। फिर दूसरा क्लॉज कौन सा था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर वो 3 सिनेरियो हमने पढ़े, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सेम सिटी, चेंज ऑफ प्रोवेंस, सेम प्रोवेंस। फिर तीसरी चीज़ प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस क्लॉज के। प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस क्लॉज किस तरह से चेंज हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, और अगर मुझे ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में जाना है जो कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ है तो उसके क्या तरीक़ेकार होंगे, ठीक है, वो था हमारा प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस क्लॉज। फिर क्या था? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लॉज, ठीक है, हाँ, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लॉज, जनरल प्रोविजन नहीं, क्लॉसेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लॉसेस ऑफ द मेमोरेंडम की बात कर रहा हूँ। याद करो, याद नहीं आ रहा? आर्टिकल क्लॉज है मेमोरेंडम का, मैं मेमोरेंडम की क्लॉजेस की बात कर रहा हूँ। पहली क्लास में मेमोरेंडम के कौन कौन से क्लॉजेस डिस्कस किए थे हमने? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लॉज। 2 क्लॉज रह गए, एक लायबिलिटी क्लॉज और शेयर कैपिटल क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज के बारे में क्या बताया था कि लायबिलिटी तो हमने पढ़ ली है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही, कि लिमिट टू द इन्वेस्टमेंट, लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी है। पार्टली पेड शेयर हैं, फुल पेड शेयर हैं, लिमिट बाय शेयर है, लिमिट बाय गारंटी है, ठीक है, लिमिट बाय शेयर्स भी है और लिमिट बाय गारंटी भी है साथ में, हैविंग शेयर कैपिटल। तो फिर क्या होगा वो हमने पढ़ लिया। फिर लायबिलिटी क्लॉज की ऑल्ट्रेशन किस तरह से हो सकती है वो भी हमने पढ़ लिया, कि जब वो बंदा खुद आइदर बिफोर और ऑल्ट्रेशन लिख के दे कि हाँ मैं मेरी लायबिलिटी बढ़ा दो, वो लायबिलिटी क्लॉज हो गया। 5वां क्लॉज लग गया था शेयर कैपिटल क्लॉज। चाहते तो वो भी वहीं डिस्कस कर देते, लेकिन शायद उनको लगा कि चैप्टर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हमने 5वां क्लॉज भी यहाँ डिस्कस कर दिया, तो उन्होंने 5वें क्लॉज का ना एक अलग चैप्टर बना दिया, उसका नाम रखा शेयर कैपिटल। तो इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि चैप्टर नंबर 2 के बाद ना डायरेक्ट 5 पे आ जाओ, ताकि सारे क्लॉज एक साथ डिस्कस हो रहे हैं ना, तो ये भी हो जाए। और 1-2 के बाद ना 5 की एक पूरी ग्रिड बन जाती है 10 से 15 मार्क्स की। तो ग्रिड 1 तैयारी जो है ना वो पहले हो गई है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों ने टेस्ट दिया चैप्टर 1 का तुम्हारे अलावा? नहीं दिया सर? आपका नाम क्या दोस्त? मुबशर भाई टेस्ट नहीं दिया? दे दें यार कोशिश करके। जोएब भाई, हाँ क्या हुआ? देना है, कब देना है? इस टाइम के बाद दे दोगे? इस वीकेंड पे दोगे? इस वीकेंड चैप्टर 2 का टेस्ट आ रहा है। आप भाई आपका तो ख़त्म होने वाला है ना माशाल्लाह चैप्टर। जी जी, आप यूशा अच्छा अभी ज्वाइन किया है, इसी मंडे से। और आप? माय आंसर ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस, ठीक है। चलो कर लेना यार, टेस्ट तुम लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और चेकर बैठाया हुआ है माशाल्लाह, एक बड़ा जीनियस। तुम लोगों के कमेंट्स वगैरह सब कुछ देगा तुम लोगों के आंसर्स पे, तो कोशिश करो कि टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, ये कौन से क्लॉज की बात कर रहा है? शेयर कैपिटल क्लॉज की। कौन से शेयर कैपिटल की बात कर रहा है? ऑथराइज या पेड अप? ऑथराइज की। क्यों? पेड अप क्यों नहीं? कैसे चेंज होता है? ऑथराइज ही चेंज होगा ना। अच्छा जी, पॉसिबल ऑल्ट्रेशन किस किस तरह की हो सकती हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले ना हम इस इक्वेशन को देखेंगे। 5 लाख शेयर से 10 रुपये का एक शेयर था और टोटल शेयर कैपिटल था मेरा 5 मिलियन। पॉसिबल ऑल्ट्रेशन किस किस तरह की और कितनी हो सकती हैं, ये हम पहले पढ़ेंगे इस डायग्राम से, और फिर देखेंगे ऊपर वाला माइंड मैप। या तो मैं चाहूँ तो टोटल कैपिटल को बढ़ा दूँ, ठीक है, ये ऑथराइज कैपिटल है मेरा, ये पेड अप नहीं है। 5 लाख शेयर हैं 10 रुपये वाले और टोटल कैपिटल है मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना? 5 मिलियन। या तो मैं चाहूँ तो 5 मिलियन को 7 मिलियन कर दूँ, ये क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। या तो मैं इसको डिक्रीज कर दूँ, इसको मैं कह भी सकता हूँ कि कैंसिल, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ प्यार से कैंसिल या रिड्यूस, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ प्यार से, या तो मैं कैंसिल कर दूँ या मैं क्या कर दूँ? रिड्यूस कर दूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, अगर मैंने इसको सब, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपने 5 लाख को 7 लाख कर दिया और ये 10 ही रहने दिया तो ये कितना हो जाएगा? 7 मिलियन हो जाएगा। अगर मैंने 5 लाख को 4 लाख कर दिया, सॉरी 5 मिलियन को 4 मिलियन कर दिया और ये 10 ही रहा तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना, ये रहेगी मेरी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मैं इस इक्वेशन में से ना किसी भी एक चीज़ को छेड़ सकता हूँ, इन दोनों में से। या तो मैं ये 10 वाले हिस्से को छेड़ सकता हूँ, या तो जो है ना वो मैं मस्ती कर सकता हूँ इसके साथ। और ऐसे में ये मजलूम जो है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है।
ओके, डिक्रीज भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ, वो पार्ट जो कि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। इसकी वजाहत ऊपर से जब पढ़ूंगा जब बताऊंगा। अच्छा, अब बात करते हैं नॉमिनल वैल्यू की। मैं नॉमिनल वैल्यू के साथ क्या छेड़छाड़ करता हूँ? मैंने सोचा था कि मैं 5 लाख शेयर्स इशू करूंगा, 10 रुपये की एक मेरी नॉमिनल वैल्यू होगी, 10 रुपये का एक शेयर होगा, ठीक है, 10 रुपये का मैं एक शेयर बेचूंगा कम से कम, और 5 मिलियन शेयर कैपिटल मैं इशू करूंगा। हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं 10 इशू नहीं करूंगा, ठीक है, 10 रुपये का एक इशू नहीं होगा मेरा, मेरा होगा 5 रुपये का एक, 5 रुपये का एक शेयर होगा, ठीक है जी। इसको ऐसे कहते हैं सब डिवाइड करना, स्प्लिट करना, सब डिवाइड करना। अगर मैंने ये सोचा कि मैं 10 की जगह कर दूं 5, और मैं चाह रहा हूँ ये भी चेंज ना हो, ये 5 मिलियन ही रहे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये हो जाए, इसको मैं कर दूँ कंसोलिडेट, ठीक है, ये 10 रुपये का एक शेयर की जगह मैं 10 के 2 करके ना 20 का एक शेयर बना दूँ, और मेरा टोटल कैपिटल भी चेंज ना हो, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.5 मिलियन या 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, 2.5 लाख होगा। 2.5 मिलियन कौन बोल रहा है? 2.5, अच्छा 2.5 मिलियन समझा हुआ है। चलो एक काम करते हैं कि हम ना इसमें एक पेज ऐड करते हैं और इसकी इलस्ट्रेशन को ना थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, बताता हूँ। चलो देखो, सबसे पहला केस, चलो पहले एक काम करते हैं, बेसिक लिख लेते हैं। मेरे पास है 5 लाख शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर, और ये मेरे हो गए 5 मिलियन। ये था मेरा ओरिजिनल, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने केस नंबर 1 पे, इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल टू 7 मिलियन। ऐसे केस में मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़रा मुझे बताओगे? ऐसे केस में मेरी इक्वेशन ये तो 7 मिलियन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, 10 रुपये को तो मैं नहीं छेड़ता, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास क्या, कितना? 7 लाख रुपए। चलो केस नंबर 2, मैं कैंसिल कर रहा हूँ लेट्स से अप टू अनअलॉटेड, दैट इज 2 लाख, 2 मिलियन सॉरी। ये कह रहा है कि 2 मिलियन ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना था, ऐसा था कि जो किसी को मैंने इशू किया ही नहीं था, उतना मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 मिलियन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 रुपये, तो ये क्या बन जाएगा? 3 लाख। ये ऐसे में ना गरीब बस बैलेंसिंग ही निकला करेगा। चलो ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा केस टोटल शेयर कैपिटल के लिए। तीसरा केस, मैं कहता हूँ कि कंसोलिडेट टू ₹20 पर शेयर। अब मैं जो है ना वो 10 रुपये के 2 शेयर नहीं बल्कि सिर्फ 20 रुपये का एक शेयर बेचा करूँगा, 20 रुपये से कम नहीं करूँगा। मैं अपनी नॉमिनल वैल्यू को बिल्कुल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नहीं बिल्कुल मैं खुद चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं, हाँ अच्छा सवाल है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बुरा मानेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कोई ज़ात पे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। कैसे? अभी दिखाता हूँ मैजिक से। कंसोलिडेट, हाँ बिल्कुल। अच्छा कंसोलिडेट कर दूँ 20 रुपये पर शेयर। अच्छा फिर मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर मैं 20 रुपये का एक शेयर रखना चाह रहा हूँ तो ये ओरिजिनल रहेगा 5 मिलियन का 5 मिलियन रहेगा। जोएब भाई ऐसा ही है? अच्छा ये क्या हो जाएगा? 20, तो ये कितना बन जाएगा? 2.5 लाख। अगर बता के ऐसी हवा में निकल जाता ना मज़ा नहीं आता, जब तक करोगे नहीं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई, इसके लिए माजरत, बिकॉज आई एम नॉट सर अहमद विद दैट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। शॉप नहीं, शॉप सही है जी। सर की राइटिंग रजिस्टर पे देखोगे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आईपैड पे पता नहीं क्यों कौन सी खूबसूरत जो है ना वो बना के कला से लिखते हैं, बड़ी हैरत होती है। तब रजिस्टर सर से मांगना, सर का बोलना सर रजिस्टर तो दिखाएं अपना, ठीक है। आईपैड की राइटिंग सर की बड़ी अलग है यार, मज़ेदार है। अच्छा जी, खैर लिख के सर माहिर हो चुके हैं, अब क्या करें।
कंसोलिडेट हो गया। अब सब डिवाइड 2 रुपीज़ 5 पर शेयर। अब बताओ। अरे चाचू 5 मिलियन का 5 मिलियन रहेगा, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। ऐसे में ये क्या होगा 1 मिलियन। क्या हमें ये चारों केस समझ आते हैं? अब हम बखूबी जो है वो इस चार्ट को समझ सकते हैं। चाहूँ तो मैं इंक्रीज़ कर दूँ, चाहूँ दिल से मैं ये चाहूँ। अब किसी को याद आया क्या है? क्या था? ड्रैगन टेल ना? हाँ, ये ड्रैगन टेल था, मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि मैंने बचपन में ना सिर्फ एक ही कार्टून देखा है, और उसका है छोटा भीम। ठीक है, क्या चीज़? टॉम एंड जेरी भी नहीं देखा यार। मेरे बचपन में ना बस बेबलेट होता था, बेबलेट का कार्टून में ही देखा। बस नानी लेकर आती थी कभी, या अम्मी अब्बू लाते थे, तो हम लोग ना वो तसला नहीं होता, तसले में ना वो बेबलेट आड़ते थे। और जिसके पास चिंगारी वाला बेबलेट होता था ना, वो स्कूल की क्लास का सबसे बर्गर और अमीन तरीन बच्चा होता था। ठीक है, और वो उसकी एक रील आती थी, यूं यूं डालते थे, ऐसे करते थे, यूं खींचते थे। बहुत बहुत बेबलेट चला है। और घर के अंदर ना वो फर्श था, तो फर्श के ऊपर जब वो टाइल तो थी नहीं, टाइल का जमाना नहीं था, वो जो फर्श नहीं होते बिल्कुल वो वाला घर था, तो जब वो दीवार से रहता था ना चिंगारी आती थी। तो पूरे दिन बस ये बेबलेट खेलते थे। और बचपन में छोटा भीम देख लिया, इसके अलावा रेसलिंग देख ली। क्या चीज़? कंचे नहीं खेले यार, शरीफ बचा था मैं। ठीक है, और छोटा भीम देखा, बेबलेट देखा, बेबलेट खेला, रेसलिंग देखी, और इसके अलावा जो है वो घर में पेंटियम 4 था, और पेंटियम 4 था। हाँ हाँ, मैंने विंडोज़ 98 भी चलाई है। तुम लोगों ने शायद ही चलाई है विंडोज़ 98। और क्रिकेट 98 एक गेम हुआ करता था, मैंने वो भी खेला है। एक्सपी चलाई है, हाँ एक्सपी मैंने भी चलाई है। विंडोज़ 98 चलाई है, एक्सपी चलाई है, 2000 चलाई है, 7 चलाई है, विस्टा चलाई है, फिर 10 है, अब 10 है नहीं, 8.1 मेरे ख्याल बहुत नहीं चली, नहीं हो मेरे ख्याल। हाँ 8 बेकार थी, वो नोकिया के फ़ोन में जो आई थी ना, लेकिन इतने मज़ेदार नहीं थी। हाँ, तो बस यही बचपन था। और काउंटर स्ट्राइक खेलता था उसके ऊपर, क्योंकि पेंटियम 4 में काउंटर स्ट्राइक यही चलता था। तो बस वो मोहल्ले का उस वक्त ना PTCL, ना ट्रांसपोर्ट, ना स्टॉर्म फाइबर, ये कोई था नहीं। तो वो एक ही मोहल्ले का बंदा था जो कि सबको इंटरनेट बेचता था, तारे लगा लगा के मॉडेम से। तो वो सब ना लोग सर्वर बना के कनेक्ट हो जाया करते थे। ये सामने फ्लैट वाला, ये घर वाला, ये वाला, चल भाई सर्वर बनाओ। तो सर्वर बना के बस काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। और गेमिंग सेटअप था नहीं, PC तो था लेकिन गेमिंग सेटअप नहीं था। तो वो बिल्कुल जो स्टूल टाइप की वो चीज़ नहीं होती, टेबल छोटी, उस पर रखा होता था, और हम यूँ ज़मीन पर बैठ कर काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। तो क्या चीज़? अब PS5 है ना, अब तो PS5 लिया है भाई। अब तो शौक पूरे करूँगा। क्या चीज़? AR ने गेमिंग और इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ ऑफिस बन गया। प्रायोरिटीज़। क्या चीज़? नहीं, वो पूरी जगह है ना, पूरी जगह ऑफिस की। ठीक है, सर से जाके बात कर लो, सर को बोलो कि कुछ जगह जो है ना हमें खेलने के लिए देते हैं। ठीक है, चलो जी। हाँ, किसका फड्डा हुआ भाई? कोई फड्डा नहीं हुआ भाई, कोई फड्डा नहीं है भाई, भाई भाई हैं यार, क्या कैसी ऐसी बातें कर रहे हो अश्लील किस्म की। वी आर ब्रदर्स। चलो जी। हाँ जी, गलत फहमी नहीं हुई भाई, दोस्त यार हैं हम सारे। चलो जी, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या फिर हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर दें और डिवाइड कर दें इनटू लार्जर देन एग्जिस्टिंग शेयर। ठीक है, या तो भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स बाय मेमोरेंडम। अच्छा, और हम अपने कैपिटल को सब डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि जो मेरा ये 5 लाख है ना, ठीक है, 5 बिलियन है सॉरी, इसको मैं चाहूँ तो 2 हिस्सों में डिवाइड भी करता हूँ। चाहूँ तो मैं बोलूँ कि इसमें से जो है वो मेरे पास जो है आज के बाद से 2 मिलियन तक जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स है, और 3 बिलियन जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। लेट से मेरे 2 मिलियन जो है ना ऑर्डिनरी शेयर्स अलॉट हो गए। तो अब ऑर्डिनरी में कितनी जगह बची? 1 मिलियन की। बाकी की 2 मैंने कह दिया कि जो अब बाकी के 2 आएंगे ना वो होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। एक काम तो ये भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इंटायरली न्यू क्लास इशू करूँ। अब ये केस स्टडी में सवाल आया है, जब बताऊँगा। सब डिवाइड भी कर सकते हैं ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस में, और या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम जो है वो रिड्यूस कर दें सच अमाउंट विच इज़ नॉट बी क्लेम्ड बाय एनीवन, यानी कि कैंसिल कर सकता हूँ। अब अगर तुम्हें एग्जाम में सवाल पूछे कि मुझे बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो तुम कैंसिल कर सकते हो, अप टू अनक्लेम्ड। ठीक है, तो वो 4 केसेस हमने जो डिस्कस किए न्यूमेरिकली, वो 1 2 3 4 ये है, नंबर में ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, चलो नंबर भी तुम लोगों को सही कर देता हूँ, रुक जाओ।
पहले हमने किया इंक्रीज शेयर कैपिटल, दूसरा हमने किया कैंसिल। तो इंक्रीज ये रहा, कैंसिल ये रहा। फिर हमने बात करी कंसोलिडेशन की, और फिर हमने करी सब डिवीज़न की। तो कंसोलिडेशन जो है ये रहा, ठीक है, और सब डिवीज़न जो है ना हमारा ये रहा, ठीक है। और सब डिवाइड कैपिटल रह गया, उसके ऊपर कोई इलस्ट्रेशन नहीं थी, उसके ऊपर बस डिस्कशन थी, तहरीरी। जी भाई, मैंने जितनी कंपनीज का ऑडिट किया है सो फार, मैंने किसी के शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल तो दिखा है, पेडअप भी दिखा है, लेकिन ऐसी बात है, लेकिन ऑर्डनरी प्रेफरेंस देखा नहीं है सो फार। मतलब मैंने तकरीबन कोई क्या कंसोलिडेशन में ही देखी, नहीं देखी, देखी नहीं मैंने अभी तक। होती होगी, हो सकती है, इजाज़त भी है, लेकिन मैंने देखी नहीं वैसे। मैंने तकरीबन कितने क्लाइंट्स लिस्टेड क्लाइंट्स का ऑडिट कर लिया यार, 6-7, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, कि क्या राइट्स ऑफ शेयर होल्डर चेंज होंगे। जो हमारे अली नूर भाई के जहन में सवाल आया कि शेयर होल्डर तो मना करेगा कि भाई क्या मतलब है, मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मेरा जो है ना, मेरे पास जो है लेट से 10 वाला एक शेयर है, ठीक है, आप इसको 5-5 वाले 2 कर रहे हो, ठीक है। कोई बोलेगा मेरे पास जो है ना वो हाँ, उसके उनको खुश होना चाहिए, शेयर बढ़ेगा। लेकिन क्या इससे इसके राइट चेंज होंगे? क्या इसके राइट्स में फ़र्क आएगा? नहीं। सही है, ये तो वही है, किसी बच्चे को बेवकूफ़ बना दिया, बेटा तुमसे मैंने 100 का नोट ले लिया है, लेकिन मैं तुम्हें 5 सिक्के दे दिए हैं, अब देखो 1 लिया 5 दिए, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, क्या इस वेरिएशन करने से ऑल्ट्रेशन करने से किसी शेयर होल्डर का राइट चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? लेट से एक शेयर होल्डर है ऐसा, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए के पास पहले थे 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स, लेट से 1000 शेयर्स थे, और इसकी वैल्यू थी 10,000, ठीक है। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये। फिर मैंने क्या किया, इसको कर दिया कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, कंसोलिडेट कर दिया। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब मैंने इसको जो है वो शेयर जो है वो 1000 नहीं दिए, मैंने जो है क्या करा, 20-20 10-10 की जो है ना वो 20-20 का एक कर दिया। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 500, ठीक है। और मैंने कर दिया इसको 20 रुपये का एक शेयर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? हाँ, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो जब मेरा शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ किसी भी कंसोलिडेट करने से, ये मैंने कंसोलिडेशन की मिसाल दी है, सब डिवाइड करोगे दोबारा सेम आंसर आएगा। तो क्या जब मेरा टोटल शेयर कैपिटल ही चेंज नहीं हुआ है तो क्या मेरा वोटिंग राइट जो है वो चेंज होगा? नहीं होगा। क्या मेरी वोटिंग पावर को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ये कहता है कि भाई आप ऐसी मस्ती कर लो, लेकिन इससे शेयर होल्डर की जात को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इन कंसोलिडेशन और सब डिवीजन राइट्स ऑफ न्यू शेयर होल्डर प्रोपोर्शनल टू प्रीवियस शेयर्स डज नॉट अफेक्ट शेयर होल्डर के राइट। शेयर ऑफ सेम क्लास, यानी कि क्लास ए का शेयर, क्लास बी का शेयर, इसके बारे में शायर कहता है कि राइट्स ऑन न्यू शेयर सेम एज प्रीवियस शेयर्स ऑफ सेम क्लास। कहते हैं कि शेयर्स ऑफ सेम क्लास के अंदर वो बोलता है कि जो नए शेयर्स के मेरे जो है ना वो राइट्स हैं वो वही रहेंगे जो मेरे पास प्रीवियस क्लास के अंदर राइट्स है। अगर मैं इसको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस के अंदर भी बांट देता हूँ तो इससे मेरे राइट्स चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, राइट्स मेरे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसको एक काम करो, कर लो रिवाइज सिंस, जब तक इसको पढ़ लो एक मरतबा अच्छे से। नहीं, सारे भी होते हैं और एक क्लास के भी होते हैं, एक क्लास के भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि जो ये हमारी बात लिखी हुई ना, ये वाली कहाँ गई? शेयर्स ऑफ सेम क्लास। इसमें शायर कहता है कि अगर आपने कोई नए क्लास के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो उसके राइट उतने ही रहेंगे जो पिछले वालों के थे, ठीक है, क्योंकि सेम क्लास के अंदर हर शेयर होल्डर के पास सेम राइट होता है। तो नए के आने से पुराने वालों को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो उस क्लास के अंदर फॉल करता है। समझ आ रही है? या तो अगर किसी को अलग राइट देना तो उसको अलग क्लास के शेयर इशू करो,
लेकिन अगर सेम क्लास के अंदर कोई शेयर होल्डर आ रहा है तो उसके राइट्स भी क्या रहेंगे, बोलो भाई, सेम रहेंगे। क्वेश्चन टाइम 5, 6, 7, 8, 9। जब मैं सोचता हूँ ना कि लंबी क्लास लगाऊंगा तो उस दिन छोटी क्लास में काम हो जाता है। कल सवा 1 घंटे की क्लास लगी, 40 मिनट पढ़ाई गई। आज 1 घंटे की क्लास लगाई और देखो काम कितना सारा बाकी है। 5, 6, 7, 8, 9। बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि हम जो है ना ये चीज़ें डिस्कस करें, लेकिन शायद जो है वो ये MCQs जो है ना वो डिस्कस नहीं हो पाएंगे आज। MCQs कर लेते हैं, केस स्टडी करते हैं। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, हम करेंगे जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं है यार, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वही है। ज़्यादा मसला इंशाअल्लाह इसमें आप लोगों को नहीं होगा। क्या कह रहे हो? अच्छा, कैन कंपनी सब डिवाइड द शेयर्स इनटू 10 ईच? विल शेयर होल्डर राइट इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर कन्वर्जन इनटू स्मॉलर अमाउंट? सवाल नहीं भी पढ़ो तो जवाब आ गया रिक्वायरमेंट पढ़ के। आई कैप की एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। कहता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज़ गॉट एन ऑथराइज ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 500 मिलियन, यानी कि ऑर्डनरी कैपिटल कितना है इसका, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है 500 मिलियन, डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, खुद बता दिया। अरे भाई साहब, अरे 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 मस्ती कर रहे ज़रा, शाबाश, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल ऑथराइज कैपिटल 200 मिलियन इज ऑलरेडी पेड अप, तो यानी कि बचा कितना 300। क्या कंपनी सब डिवाइड कर सकती है 10 रुपये के एक शेयर में, यानी कि 100 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या इससे किसी का शेयर होल्डर के राइट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। द कंपनी कैन इंक्रीज और कंसोलिडेट और इवन सब डिवाइड द ऑथराइज शेयर कैपिटल, और इससे किसी भी शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगी। तो जब टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सेम रहेगी तो टोटल उसकी वोटिंग पावर सेम रहेगी, और जब वोटिंग पावर सेम रहेगी तो इनके कोई हुकूक तलफी की बात हम नहीं कर सकते। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल लेंगे। चलो जी, द कंपनी में, अच्छा हमारा सवाल नंबर 5 था ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द कंपनी में ऑल्टर दिस कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर दैट द ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 500 मिलियन बट इज नाउ डिवाइडेड इनटू 50 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच। थोड़े से ना ज़्यादा तमीज़ बांध दी है, डिपेंड ऑन द मार्क्स कि कितने बड़े मार्क्स थे। 2 मार्क्स होते तो वहीं बात करके ख़त्म कर देते 3-4 लाइनों में, लेकिन चूँकि इसके शायद मार्क्स 4 से 5 होंगे तो उसमें और लंबी कर दी है। अच्छा, दिस इज डिवीजन ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट देन ओरिजिनली फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। कहता है ये जो आपने केस बताया है ना, ये मैं बताऊँ कौन सा है, ये डिवीजन ऑफ शेयर्स है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट का नाम ही बता दिया। वो मैट्रिक में पढ़ते थे कि वो एक लाइन देता था और बोलता था बताओ कि कहाँ से आई है। ये सबक हमारी उर्दू की दरसी किताब से अखज़ किया गया है, ठीक है, जिसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। तो हाँ, हम जो है ना वो टीचर से मजाक करते थे, मैडम अल्ताफ़ हुसैन ने लिखी, अल्ताफ़ हुसैन। बोलती बेटा ये अल्ताफ़ हुसैन वो नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो उस वक्त जो है ना वो पीक MKM वाला जो है ना वो टाइम था। हाँ 2000 में कब था 8 क्लास में, 8-9 में था मैं, 2015-14 में, तो उस वक्त था भी पीक थोड़ा सा ना, 13-14-15 में। पोजेसिंग 1 शेयर शैल नाउ पोजेस 10 शेयर्स बट ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल विल रिमेन द सेम। ओके, the right attaching to the new share shall be strictly proportional to the rights attached to the previous share, that is subdivision and consolidation will not affect the shareholders के right। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात नहीं करनी, सिर्फ सब डिवीजन की करनी है। बाकी क्या है, ये सबक हमारी उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है, वही वाली बात है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दिए। क्या इस ड्राफ्टिंग में कोई इशू नज़र आ रहा है, कोई मसला नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो बोलो हु हा डर लग रहा है कि कंपनी लॉ की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, हाथ काँप रहे हैं, टांगें काँप रही हैं, कि कोई ऐसी चीज़ दिखी, मसला हुआ कोई? नहीं, कॉन्सेप्ट याद कर लिया, पक्के कर लिए, अल्फाज पक्के कर लिए। जब केस सिनेरियो आया तो केस सिनेरियो को लिंक कर दिया कि ये जो है ना ये वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, इसका ये लीगल प्रोविजन है, और मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। 2 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ में बात कर दी। क्या ये बात हमें समझ आती है? क्लियर है हम? कोई मसला, कोई परेशानी? चलो जी, सवाल नंबर 5, कभी कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस कैपिटल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओए होए 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 होए, लेकिन इसको ख्याल आया कि मैं जो है ना वो 250 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? गलत जवाब।
आधा जवाब। अच्छा ऑल्टरेशन बस 250 मिलियन क्यों दिया इसमें लिख के, पागल पागल है कि सिनेरियो से लिंक करेंगे। 500 मिलियन का क्या था? अरे भाई तुम तो नहीं लो, 500 मिलियन का क्या था इसका? ऑथराइज। पेड अप कितना था? 200। जगह कितनी बची हुई है? 300 की। इसके पास क्या है? 2 ऑप्शंस। ये डिस्कस करना है कि 250 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रही है, कर सकती है। पहली चीज़ क्या कि जो 200 300 की जगह बची हुई ना, इसमें से कर दे ये, फिर चले गए तुम, इसमें से कर दे ये, अरे भाई साहब इसमें से कर दे ये 250 का प्रेफरेंस शेयर्स, और जो 50 बचे हैं वो फिर ऑर्डनरी हो जाएंगे। या फिर क्या करो कि आप जो वो 200 हैं, जो सॉरी 500 है, उसको 500 रहने दो, आप टोटल शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दो, और टोटल को कर दो आप कितने? 750, जिसमें से आप बोलो कि पाई ये जो 500 हैं वो है ऑर्डनरी, और जो है मेरे पास 250 वो है प्रेफरेंस शेयर्स। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सॉरी 6 नहीं 5 का भी। ABC के नाउ रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर्स बाय ऑल्टरिंग इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इट कैन डू सो आइदर बाय, या तो टोटल कैपिटल को क्या कर दे 750 मिलियन कर दे, ठीक है, और उसमें वो बताए कि जो 500 मिलियन है वो ऑर्डनरी, और जो बाकी 250 आ रहा है वो क्या है? प्रेफरेंस। या फिर दूसरा काम वो ये कर सकती है कि वो बोले कि ठीक है मैं जो है वो ऑल्टर नहीं कर रहा, मैं जो है ना, हाँ ऑल्टर तो मैं स्टिल करूंगा, लेकिन जो है मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपने पुराने वाले कैपिटल को मैं चाह रहा हूँ कि मैं पुराने वाले कैपिटल को छेड़ दूँ, और जो उसमें से जो अनपेड अमाउंट रह गया ना मेरा, अनएलॉटेड जो अमाउंट रह गया, उसी में से मैं एक हिस्सा प्रेफरेंस शेयर्स का बना दूँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए एग्जाम में क्या करोगे? दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करोगे। हाँ अच्छा सवाल आया। अली नूर ब्रदर asked a very good question. The brother asked, if we increase the amount of authorized share capital, the rights of the previous shareholder will be declined. But brother forget the fact that we are going to issue the preference shares, so their rights will be different, and the ordinary मालिकान के rights are different. ऑर्डनरी वाले तो ऑर्डनरी वाले रहेंगे, प्रेफरेंस वाले प्रेफरेंस वाले रहेंगे। क्या बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? तो क्लास डिफरेंट इशू करता, डिफरेंट क्लासेस में हैव डिफरेंट राइट्स, ठीक है जी। यार मैं क्लास के आखिर में आके क्यों चार्ज हो जाता हूँ? चार्ज हो जाता हूँ। ओके 6 7 8 9 4 मिनट 4 सवाल। लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट। अच्छा जी 4 MCQ कर लेते हैं, 7वां कर लेते हैं। चलो पहले 7वां करेंगे, जोहिब भाई ने फरमाइश की तो हम अभी करेंगे पहले 7वां। अच्छा जी, द डायरेक्टर ऑफ शेरवानी लिमिटेड, ये कैसे नाम है भाई? शेरवानी तो पहनते हैं। विश टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम ₹100 to 200। ये कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या कर दूँ बच्चों? बढ़ा दूँ। 100 से कहाँ ले जाऊँ? 200 के ऊपर ले जाऊँ। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म अबाउट द रेलिवेंट प्रोविजन। ये कह रहे हैं ज़रा मुझे बता दो रेलिवेंट प्रोविजंस के बारे में कि क्या मैं बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन मुझे पास करनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो ऑल्टर्ड वो है मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसकी कॉपी 15 दिन में जमा करानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। क्या ये बात हमने नहीं पढ़ी? पढ़ी है। तो बस ये क्या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जोहिब भाई की फरमाइश पूरी हो गई, हमारे पास बचे हैं 3 मिनट, लेकिन 3 MCQs करते हैं। नहीं अभी इतना भी नहीं हो रहा है। देखो 6 है 8 है 9 है। किसका? 7 का? वो सोल्यूशन भी पढ़ेंगे बिल्कुल। अच्छा पढ़ेंगे। कंपनी लिमिट बाय शेयर्स ऑल्टर कर सकती है अपना शेयर कैपिटल अगर ऑथराइज किया गया हो मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में, ठीक है जी। अच्छा जी, बल्कि ये जो वो है ना ऑल्ट्रेशन, इसकी आपको लिखवाना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ क्लॉजेज होते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं वेरी करने का, चेंजेस करने का, वो कहाँ होते हैं? आर्टिकल्स में। बस ये कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में। अगर कभी कंफ्यूज हो ना कि कहाँ लिखवाना है, मेमोरेंडम में आर्टिकल में, कभी कुछ समझ नहीं आया ना, तो मेमोरेंडम करके और आर्टिकल लिख देना, ठीक है। जहाँ शो जहाँ अच्छा ये तो एक जुगाड़ है,
ठीक है, तो मतलब एक बात तो सही होगी ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, जो कंपनी के अफेयर्स हैं, जो कंपनी के चलाने के तरीक़ेकार हैं, वो सारे आर्टिकल्स में हैं। बाकी सारी जो मोटी मोटी बातें, क्लॉजेस वगैरह, वो सारे मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है, इंटरनल जो एक्सटर्नल पार्टी के लिए वो क्या है, मेमोरेंडम, और इंटरनल वालों के लिए आर्टिकल्स। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और 15 दिन में रजिस्ट्रार को जमा करा दो। कहता है आंसर जो है ना, एग्जामिनर कहता है कि आंसर टू दिस रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज कंटेन्ड इन कंपनी साइड दोस्त रहा। कह रहा वहीं लिखा हुआ है भाई, परफॉर्मेंस इन दिस इजी क्वेश्चन वॉज फार बिलो एक्सपेक्टेशन। ओ माय गॉड, कहते कि इतना आसान सवाल था, बच्चों ने इसमें भी मस्ती कर दी। क्या हुआ, कैंडिडेट स्पेंड कंसिडरेबल टाइम डिस्कसिंग द प्रोसीजर फॉर इंक्रीज इन द पेड अप कैपिटल विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे हो रिक्वायरमेंट क्या थी? अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ेंगे जाके। वो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म अबाउट द रेलेवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द इंक्रीज ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा प्रोविजन है? तो बस उसने यही पूछा। इसका सवाल भी वैसे आपस की बात है था। या तो वो बोलता मुझे प्रोसीजर बता दो, जो बच्चों ने प्रोसीजर लिख दिए, या तो वो बोलता कि मुझे बताओ कि मैं किस किस तरह से क्या करूँ और कौन से स्टेप्स फॉलो करूँ। सवाल बड़ा वेग था, जिसकी वजह से बच्चों ने जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है जी, और है भी मेरे ख्याल ये 2008 का कोई सवाल ना। 2008 में मैं कहाँ था? 2018 में मैं इंटर में था, तो उससे 10 साल पहले कर लो। 2 क्लास में हूँगा मैं। ठीक है, तुम लोग कहाँ थे? तुम घर में थे? अच्छा चलो जी, हमारे रह गए 3 सवाल। आई कैन डू इट, रुक जाओ। JKL लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर एंड ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 500 मिलियन डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कहता है ऑथराइज एंड पेड अप है, यानी कि मतलब फुली पेड है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है ये क्या है, फुली पेड है। दोस्तों आप ना थोड़ा सा बाहर वेट करो और किसी को आने मत देना, बोलना क्लास चल रही, क्लास खत्म होगी फिर अंदर आओगे, वरना पूरी चेयर हिला देते हो आके। और कोई आया ना तो मैं आके पकड़ लूँगा, शक्ल देख ली है मैंने। ठीक है, हाँ कोई अंदर नहीं आएगा। फ्री करो आ देते हैं। नहीं, 10:30 बजे क्लास है इन लोगों की, 10:30 बजे। आई हैव 15 मिनट ग्रेस पीरियड। ठीक है चलो, अच्छा मुझे जो है ना तंग नहीं करो, अभी पढ़ाने दो। JKL लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। In order to increase the marketability of the company's shares, the board of directors suggested the subdivision of shares। मैंने कहा था ना ये सब डिवीजन कंसोलिडेशन इसका बड़ा फेवरेट एरिया है। यही चाह रहा है कि मैं शेयर्स को क्या कर दूं, सब डिवाइड कर दूं। अच्छा, इस सवाल में याद रहे कि भले इसका काम हो ना हो, लेकिन ये बोले ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल। जब ऑथराइज एंड पेड अप बोल दे तो यानी कि क्या है, फुली पेड शेयर्स हैं, इसमें कोई जगह मजीद इशू करने की नहीं है। The board of directors suggested subdivision of shares into share of smaller at par value of ₹10 each without changing the total paid value of the share capital। कह रहा है मैं टोटल पेड अप कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा। वही, वो तो ऐसी बात है, वही रहेगी। सब डिवीजन के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर क्या मेरा टोटल कैपिटल चेंज होता है? कभी भी नहीं होता। सिर्फ जो मेरी नॉमिनल वैल्यू होती है तो वो बढ़ के कंसोलिडेट हो जाती है, या तो वो सब डिवाइड हो जाती है। A special resolution to this effect was passed in the company general meeting on 24 अक्टूबर 2022। कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन भी हमने पास कर दी है। When and to whom JKL must file its document। कहते हैं कि बताओ कि मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट्स किसको फॉरवर्ड करने हैं। बहुत आसान बात है, 15 दिन के अंदर अंदर किसको करने हैं, रजिस्ट्रार को करना है। तो इतने बड़े केस सिनेरियो को बना के उसने उलझाया कि देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी जो है फुली पेड है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो है मैं सब डिवाइड कर दूँ, सब डिवीजन के प्रोसीजर के अंदर उलझाया, और आखिर में क्या बोलता है, बताओ कि किसको फाइल करूँ, कितने दिन में फाइल करूँ। ठीक है, 2 सवाल लगे हैं, गोली की स्पीड से जाएंगे और तीर की स्पीड से वापसी आएंगे। ठीक है जी, अच्छा नहीं, केस स्टडीज बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा वैसे मैं ना मूड बना कर आया था कि मैं ना आज आखिरी क्लास रखूंगा इस चैप्टर की। हाँ अब यही रह गया है। अच्छा एक और, हाँ कंप्लीट करवा दूँ, भाई कह रहे कंप्लीट करवा दूँ, बाकी भाई बैठे हैं। चलो बताओ कितने लोग चाहते हो कि इस क्लास में हम चैप्टर क्वेश्चन 8 और 9 डिस्कस करें? 2, मेजॉरिटी प्रिवेल्स। अच्छा वैसे मैं बताऊं, अगर चलो बताता हूं कि अगर मैंने 8 और 9 करवा भी दिया ना, इसके बाद मेरे पास MCQs बचे हुए हैं और केस सिनेरियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हुए हैं। यार ये देखो लिख के लाया हूँ मैं, नहीं लिख के लाया, वो तुम लोगों को दिखा देता हूँ, वो मैं तुम लोगों को ना ऐसे दिखा देता हूँ।
ये रहे, ये देखो। अच्छा मैंने ना अपनी किताब में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि जो केस स्टडीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई हैं सिर्फ स्प्रिंग 22 तक की अपडेटेड। इसको मैंने अपडेट नहीं किया स्प्रिंग 22 के बाद से, यानी कि 22 की एक और अटैम्प्ट, 23 की दो अटैम्प्ट और मार्च की एक अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट। अच्छा चैप्टर 1-2 के अंदर तो शायद कभी सवाल आता है कभी नहीं भी आता, लेकिन 5 के अंदर तो रेगुलर आता है। तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ 4 में से 3 दफ़ा इस चैप्टर से सवाल आया होगा। अब इस चैप्टर के बाकी 3 सवाल कराने का क्या नुकसान है? फ़ायदा क्या है? पूरी पास्ट पेपर कवरेज इन द क्लास। नुकसान क्या है? खुद नहीं करोगे। एक और नुकसान क्या है कि तुम घर पे क्या करोगे और तुम लोगों को इसका आंसर पता होगा, घर पे ड्राफ्ट करने बैठोगे, यार ये तो आता है, सर ने कराया था, ऐसा ही सही है, हाँ ऐसा ही है, आंसर देखा, हाँ देखा, मुझे तो आता है, ड्राफ्टिंग तो मुझे वैसे ही आती है तो मैं कर लूँगा। ये नुकसान है, ठीक है। तो एक और चीज़ भी मैंने इसके लिए सोची हुई है कि तुम लोग तो होमवर्क करोगे घर पे जाके, जो सवालात वगैरह भी दे देता हूँ वो तो करोगे, लेकिन फिर अपनी तैयारी भी करोगे घर पे बैठ के। और फिर जब आखिर में अगर कोर्स टाइम से पहले पूरा हो गया और अगस्त में वैसे कहा है कि क्लास नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग कहोगे कि रिवाइज़ करवा दो कोर्स को, तो रिवाइज़ करवा दूंगा शायद अपने एरियाज। तो उस रिवीजन के बाद जो सवाल रह गए ना पास्ट पेपर्स के रिसेंट 4 अटैम्प्ट के, तो पास्ट पेपर अटैम्प्ट सवाल करवा दूंगा साथ साथ टॉपिकल, या फिर क्या करूँगा कि पूरा पास्ट पेपर खोल लूँगा, ठीक है। मैं पूरी सेटिंग में थोड़ी कराऊंगा, हसनैन क्या कराएगा? तो उसमें मैं ये देखूंगा घर पे जाके कि मेरे एरिया से पर्टेनिंग कितने कितने सवाल हैं 6 चैप्टर में से। जो सवाल मेरे एरिया से पर्टेनिंग आया वो हाफ पेपर हम क्लास में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। जो एमसीक्यू मेरे एरिया से पर्टेनिंग हुआ वो हम एमसीक्यू क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर सर हसनैन को वही फाइल दे दूंगा, जो बचे वो आप करा लो, ठीक है। हम लोग पहले से डिसाइड करके आ जाएंगे। सर हसनैन ने बनाया, सर हसनैन शायद और जुनूनी है, वो मुझे कहते हैं यार मेरे नोट्स ना कोई 60-70 पेज के बने। मैंने बोला आए, हाँ। तो मैंने अच्छा उसने शायद ना फ़ॉन्ट बड़े किए हैं जिसकी वजह से शायद स्प्रेड हो गया होगा, लेकिन वो या तो डिटेल कंटेंट लिखा हुआ, आई डोंट नो व्हाट, बट वो बड़े जुनून से उन्होंने नोट्स बनाए। अब देखते हैं कि वो पता नहीं क्या फ़ॉन्ट बड़ा होगा क्या होगा, बता रहे थे मतलब कि वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा मेरे भी कितने हैं, मेरे भी देख लो ना, चैप्टर नंबर 5 के कितने पेजेस हैं? अच्छा खाली तो मेरे भी हैं, मतलब मेरे तो 38-40 चले आते हैं ना। तो तुम लोगों को आइडिया नहीं हुआ चैप्टर नंबर 1 और 2 के नोट्स कितने पेजेस के थे? ये देखो इतने ही थे, मतलब मेरे फ़ॉन्ट छोटे तो 40-50 पे आ रहे हैं, तो 60 पे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा मेरी बात सुनो, तो या तो हम ये करेंगे उस वक्त जो है ना वो टॉपिकल पेपर देख लिया करेंगे, या तो हम ये करेंगे कि पूरा पेपर देख लें। अच्छा अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ले लो, रुको ज़रा सब्र करो यार, मस्ती वस्ती के बाद जो है ना तुम लोग बाहर आ जाओ, उधर देख लो मेरी बात। हाँ जी लंच करेंगे ना जून में, मेरे पेपर ख़त्म हो जाए फिर। अच्छा मेरी बात सुनो, होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर बल्कि मैं लिख लेता हूँ, तुम लोग बोलोगे सर होमवर्क दिया नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है? होमवर्क। और केस स्टडी जो है ये वाली, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अच्छा चलो एक काम करो, केस 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, चलो 3 सवाल कर लो यहाँ से। ये देखो ये 1, नहीं करोगे चीटिंग, घर से करके आना ड्राफ्ट। 5 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ ये सजा के तौर पे, ठीक है। ग्रुप पे रिमाइंडर डाल दूंगा कि केस स्टडी नंबर 1, 2, 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और 9 ये होमवर्क करके आनी है। कल की क्लास में हम लोग, जो मैं चाह नहीं रहा था लेना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास का टाइम ऐसा हो गया कि मुझे कल की क्लास भी लेनी पड़ेगी, तो कल की क्लास के अंदर हम लोग आके सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और 9, और फिर उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज़ की, जो कि हमारे 8 सवाल हैं। इसके बाद के सवाल जानबूझ के नहीं करा रहा, लेकिन ये समझ के मत छोड़ देना कि सर ने नहीं करा तो हम क्यों करें। घर पे बैठ के खुद अटेम्प्ट करो, कोई मसला हो तो पूछो, हर चीज़ मैं क्लास में करा दूंगा। रिसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर तो तुम लोगों के लिए क्या रह जाएगा। कोशिश करा करो कि जो आखिरी अटेम्प्ट में आया ना, जैसे मार्च 24 का पेपर था, वो एज अ मॉक जो है ना, तुम लोग क्या करो एज अ मॉक उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो घर पे, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलो जी, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एज यूजुअल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कराची और हैदराबाद वाले लोग हीट स्ट्रोक जो है ना वो बड़ी बुरी चीज़ चल रही है, तो अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें और अवॉइड जो है